नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं राजधानी रांची की। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड प्रदेश में मौसम का मिजाज बेहद ही सर्द और ठिठुरन और कोहरा युक्त देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यदि झारखंड की राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक तपिश आंतरिक रूप से सुलगती दिख रही है। इंतजार है आने वाले 20 जनवरी का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय अब तक 8 बार सम्मन जारी कर चुकी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 7 बार से चिट्ठी के माध्यम से किसी न किसी कारण को बताते हुए राजधानी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय नहीं पहुंचे और 20 जनवरी को 8वें सम्मन पर प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर पूछताछ करने वाली है और दोनों की अपेक्षा 19 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी ओर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा सम्मन और पूछताछ को लेकर आंतरिक आक्रोश का परिणाम रांची की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पूछताछ के एक दिन पहले 19 तारीख को देखा गया। बहरहाल आने वाले 20 जनवरी का इंतजार झारखंड के राजनीतिक पार्टियों में देखा जा रहा है और कल पूछताछ के बाद ही राजनीतिक पारा जो विगत कई महीनों से सुलग रही है वह किस करवट जाएगी, ये आने वाला 20 जनवरी ही शायद तय कर पाए। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 8 सम्मन जारी की जा चुकी है और इसी कड़ी में आगामी 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूछताछ की जानी है। इसे लेकर पूरे राज्य के आदिवासी संगठनों में नाराजगी देखी जा रही है और इसी के तहत राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से राजभवन के समीप तक विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला और पुरुष शामिल रहे। जुलूस में शामिल महिला पुरुष हाथों में मोदी सरकार होश में आओ, प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ के स्लोगन के तख्ती सहित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फोटो एवं आदिवासी झंडा और तीर धनुष पारंपरिक हथियार हाथों में लिए नजर आए। जुलूस में शामिल आदिवासी समुदाय के लोग ढोल नगाड़ों के साथ भी प्रदर्शन में शामिल रहे। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आदिवासी समुदाय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश साफ झलकता दिखाई दिया। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी नेता का कहना है कि विभिन्न जिलों से आए हम आदिवासी समुदाय के लोग इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र शासित राजनीतिक पार्टी का जिन राज्यों में शासन है वहां पर प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कार्रवाई होती नहीं दिखती, पर जहां पर भी किसी अन्य पार्टी की या समर्थित सरकार है वहां पर प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करता दिखता है। इस प्रकार एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और झारखंड के मुख्यमंत्री के छवि को धूमिल करने का एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है, जो हम आदिवासी समुदाय के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज राज्यपाल के 1 दिवसीय धरना आज आदिवासी संगठन के द्वारा कई एक आदिवासी हर जिला से लोग आए हुए हैं। तो आज देख रहे हैं, रोज के अखबार में पढ़ रहे हैं, रोज उठ के अखबार पढ़िएगा तो ईडी का समन, मुख्यमंत्री को समन। तो ये बहुत ही पूरा ये देखिए यहाँ पर आज बहुत जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। आज महाराज जैसे जगह विधायक को खरीद के बना रहे हैं, वहाँ पर ईडी नजर नहीं आ रहा है। आज एक मुख्यमंत्री यहाँ का आदिवासी जदोजहद करके, वो भी कुर्बानी देके, उसके पिताजी उसके संघर्ष करके आज झारखंड मिला। झारखंड का फिर वीर शिबू गुरु जी का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है। तो ये आदिवासी पच नहीं रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री यहाँ पच नहीं रहा है। तो केंद्र सरकार इसको पड़ताना, इसका छवि को धूमिल करने के लिए, आदिवासी को बंटवारा करने के, लेकिन ये कतई नहीं होगा। आदिवासी हमेशा संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेगा और जहाँ तक लड़ाई होगा हम लोग लड़ाई संविधान तय करेंगे। आदिवासी सेना केंद्रीय अध्यक्ष अजय कच्छप है। जैसे कि आप छाती में हम लिखे हिम्मत है तो हिम्मत है। हमारे झारखंड में जब से आदिवासी सरकार बनी है तब से इन्हें सताया तड़पाया जा रहा है, प्रताड़ना किए जा रहा है, ये विभिन्न प्रकार से डराया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अभी छत्तीसगढ़ में कॉर्पोरेट घराने के द्वारा आदिवासियों को मिटाने का काम हो रहा है, हसदेव जंगल। और छत्तीसगढ़ का जो
जो रघुवर जिसमें झारखंड में थे और अभी छत्तीसगढ़ भाग गए हैं, उनके पीछे तो ईडी-सीडी नहीं पड़ती है। जो मोमेंटर झारखंड और पूरे सरकारी खजाने को खाली करके वो छत्तीसगढ़ भाग गया, तो उनके पीछे ईडी-सीडी क्यों नहीं पड़ी हुई है? और ईडी-सीडी बोलती है चोर चोर, 10वां सामान 8वां सामान, वो तो महाचोर है एक प्रकार से। झारखंड पार्टी का जो हमारा धरोहर पूर्वज हमारे नाम छोड़ के गए थे, उन्हें कब्जा करके हमारे घर से ही वो कुत्ता के जैसे भौंक रहा है। तो तड़ी पार एक प्रकार से हम करने का काम करेंगे आने वाले दिन में, यदि इस प्रकार से हमारा ये आदिवासियों का कानून के अनुसार यदि देखा जाए तो वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि हम आदिवासी को सताने का ना कोई लोकसभा न राज्यसभा का कानून हम पे कुछ 5th शेड्यूल एरिया में काम करता है। तो 5th शेड्यूल एरिया को यदि संविधान का पालक है तो हमें उस चीज़ को मजबूती दीजिए, हमें पहचान दीजिए और हमारे सुरक्षा कवच बनिए। आप तो हमेशा मिटाने का काम करते हैं और हेमंत सरकार को गिरा के यही अपना काम करना चाहती है कि जो हमारे अभ्रक कोयला लोहा जो हमारे सोने की चिड़िया है धरती में, फिर से वो लूटपाट मचाना चाहती है। कॉर्पोरेट घराने के जो अडानी अंबानी जो बैठे हैं और उनके पीछे भी बहुत बड़े बड़े हमारे लोग ही को ही पैसा दे के धांगर खटवा रहे हैं। ये बुद्धि उन्हीं से वो अडानी और अंबानी को भी मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वीं बार सम्मन भेजने के मामले में आदिवासी संगठनों द्वारा राजभवन के समक्ष किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के संबंध में तंज कसते हुए पूर्व मंत्री विधायक सीपी सिंह ने कहा कि ये आदिवासी लोग तो भोले भाले हैं, उन्हें बरगलाकर इस तरह के विरोध कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है। राजनीति से प्रेरित था, लेकिन आपका संबंध में लोग तैयार हुए। देखिए, मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, अंदर से लगे हुए हैं, ऊपर से किधर भक्ति है, ये सब जो हो रहा है ना, ये तो किधर भक्ति है। अंदर से जो इतना डरे हुए हैं, ईडी वाला क्या करेगा पता नहीं। मुझे याद है कब मैं बिहार विधानसभा में था, लालू प्रसाद यादव ऐसी ही किधर भक्ति दिया करते थे, बाद में उनको जेल जाना पड़ा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को उनके आवास में ईडी पूछताछ करेगी, जिसे लेकर जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष बहादुर किस्कू के नेतृत्व में करंडी चौक में मशाल जुलूस निकालकर ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू ने कहा कि ईडी भाजपा के इशारे में मुख्यमंत्री को बदनाम करने और सरकार को गिराने में लगी हुई है। भाजपा जिस तरह निरंतर राज्य सरकार को स्थिर करने में लगी है, वहाँ ईडी के मार्फत सरकार को बदनाम भी कर रही है। जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री पूरे झारखंड का विकास और आम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजना चला रही है, उसे घबराकर भाजपा के द्वारा साजिश के तहत फंसाने का काम कर रही है, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी को बार बार ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है और इसीलिए हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन पूरा झारखंड वासियों के लिए बहुत ही अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं, जनता का सुविधा का काम कर रहे हैं। इसीलिए ईडी वाले बीजेपी के इशारे पर ईडी वाले यहाँ हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, लेकिन जनता जागरूक हो चुका है। ईडी हो या सीडी हो, इस बार हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी समर्पित नेता कार्यकर्तागण हैं, हम लोग माननीय हेमंत सोरेन के साथ अगर किसी तरह का भी ईडी वाले लोग गलत व्यवहार अगर करेगा तो हम लोग खासकर मैं जमशेदपुर प्रखंड कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जमशेदपुर प्रखंड में जितने भी पंचायत पड़ता है, हम लोग पूरा पंचायत के लोग मैंने 55 पंचायत के लोग हम लोग माननीय हेमंत सोरेन के समर्थन में हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 2022 में 100 बेड वाले फैब्रिकेटेड फील्ड अस्पताल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा शिलान्यास किया गया था, जो अब तक अधूरा पड़ा है। बताते चले कि जमशेदपुर के सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवहन कल्याण विभाग के मद से इस अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 50 महिलाओं के लिए और 50 पुरुषों के लिए निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इस शिलान्यास बोर्ड में कब तक कार्य पूर्ण करना है, इसकी कोई सूचना बोर्ड के नाम में अंकित नहीं है। किस एजेंसी के द्वारा काम कराया जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
जब इस बात को लेकर जमशेदपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी से पूछा गया तो उन्होंने भी इसकी जानकारी की अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने कहा कि किनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, कब तक कार्य पूर्ण करना है और कब तक हैंडओवर देना है, इन्हें भी नहीं मालूम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा ही इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि ये अस्पताल बन जाने से जमशेदपुर के आसपास के सभी यूनिट को इस जगह शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी फायदा होगा और हम लोग भी एक जगह बैठकर मॉनिटरिंग कर पाएंगे। वहीं कार्यस्थल को देखने से लगता है कि ठेकेदार के द्वारा काम कछुए की रफ्तार से चल रहा है। फिलहाल कार्य बंद पड़ा हुआ है। अब देखना है कि कब तक फैब्रिकेटेड अस्पताल बनकर तैयार होता है और कब राज्य सरकार इस पर गंभीर होती है। फैब्रिकेटेड का टेंडर और एलोकेशन ये राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। उसके संबंध में मैं असमर्थ हूँ। क्या बजटिंग है, कब तक बनाना है, क्योंकि ये राज्य सरकार ही देख रही है। कितना बेड का बन रहा है? ये 50 मेल 50 फीमेल टोटल 100 बेड। लेकिन है कि मैंने कहा ना कि इसके बारे में राज्य सरकार ही बता सकती है, क्योंकि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। कब तक निर्माण पूरा करना है? मेरे पास कुछ नहीं है। स्टेट ने टेंडर दिया, वहाँ एलोकेट एजेंसी चयन हुआ, वो एजेंसी यहाँ काम कर रहे हैं, बस इतने ही तक सूचना है। अगर ये जल्द बन जाता तो कितना फायदा होगा सदर हॉस्पिटल ज़्यादा? बहुत सारे यूनिट मेरा यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। जमशेदपुर के अंदर सबको मैं लेके आ जाता, एक जगह काम करने में सुविधा होती, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है दूर रहने पर। इधर जमशेदपुर के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित परिचर्चा में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका कार्यक्रम में प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शामिल हुए। मौके पर उन्होंने देश के भविष्य और वर्तमान स्थिति पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को हटाया और वर्तमान समय में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस बार अपने चुनाव मैनिफेस्टो में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने का मुद्दा होना चाहिए। इस विषय को पूरी मजबूती के साथ उड़ीसा के कार्यक्रम में रखूंगा और तमाम पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि अपने मैनिफेस्टो में जो बनाए उसमें इसका ध्यान रखें कि वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। वक्फ बोर्ड को नाजायज इस्लामिक कब्जे की छूट मिल गई है। उन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो कानून नरसिंह राव की सरकार ने बनाया है उसे वापस लेना जरूरी है, नहीं तो पूरे भारतवर्ष के 42,000 मंदिरों में चढ़ावा वार्षिक लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए होता है, जो मंदिर के उपयोग ना लाकर उसे अल्पसंख्यकों के कार्य में लगाया जाता है, जिस पर कानून बनाकर रोक लगाने की आवश्यकता है। पूरी जा रहा हूं और एक विषय को मैं मजबूती से रखूंगा और तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने मैनिफेस्टो जब बनाएं तो इन मुद्दों की ओर ध्यान दें और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, जैसे उसने अपने 3 मुद्दों को जो लगातार थे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, जिस कुशलता के साथ उन्होंने उसको हटाया है, इससे भी ज़्यादा खतरनाक मुद्दा है वक्फ बोर्ड। मैं चाहता हूं कि चुनाव आने वाला है, अब भारतीय जनता पार्टी के कम से कम नाम लेके कह रहा हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत के 42,000 मंदिरों पर जो कानून बना करके सरकार ने ले लिए हैं, उनको पार्लियामेंट में पास करके नरसिम्हा राव ने बनाया था, उसे हटाएं। वक्फ बोर्ड से इस देश में नाजायज इस्लामिक कानून के तहत जो कब्जे की छूट दे दी गई है, कोर्ट ने भी दी है और पार्लियामेंट ने भी दी है, अब उनके मैनिफेस्टो में वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड को समाप्त करने का एक मुद्दा होना चाहिए। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान में सड़क पर वाहन लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद बिरसानगर के युवक की पिटाई करने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना घेराव कर दिया गया। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। घटना बीते शाम को घटी। घटना के बारे में घायल मंजीत सिंह विक्की ने बताया कि वे और रिश्ते में चाचा लगने वाले 30 वर्षीय जगजीत सिंह गोलू के साथ कार से जा रहे थे।
इस बीच सड़क पर टाटा मोटर्स के चेचिस वाहन खड़ी होने से वहां आगे नहीं जा पा रहे थे, जिसे हटाने को लेकर वहां मौजूद युवकों से बहस हो गई और फिर किसी तरह मामला शांत होने के बाद वे लोग चले गए। शाम में मंजीत अपने चाचा जगदीप को उसके घर बिरसानगर जोन नंबर 7 बाइक से छोड़ने जा रहा था। तभी करमजीत सिंह कमरिया, उसका पुत्र रोहित सिंह और उसका साथी आनंद सिंह मसीहा सहित 10-12 अन्य लोग उस पर हॉकी, बेस, बैट, डंडा से हमला कर दिए। सभी लोग सबसे ज्यादा जगदीप की ही पिटाई करने लगे, जिसमें जगदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन जगदीप को पहले थाना फिर वहां से एमजीएम ले गए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परिजन जगदीप को टिनप्लेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में मंजीत सिंह विक्की ने यह भी बताया कि जगदीप सिंह गोलू का 1 वर्ष पूर्व आरोपियों के साथ अड्डाबाजी को लेकर विवाद हुआ था। संभवतः उसे लेकर ही आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं परिवार वालों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। छोटा भाई लवली सिंह का 6 माह पूर्व करंट लगने से मौत हो गई थी। 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई है। अब इसकी मौत के बाद पत्नी, एक बेटी और 2 माह का पुत्र के बीच भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। फिलहाल इस घटना के बाद काफी संख्या में परिजन और भारतीय जनतंत्र मोर्चा के अमित शर्मा, दीपू ओझा एवं अन्य कार्यकर्ता थाना प्रभारी पर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए थाना का घेराव कर दिए हैं, जिसकी सूचना सिटी एसपी को होने पर वे थाना पहुंचे और परिजनों को आश्वस्त किया कि सभी नामजद और अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द ही कर दी जाएगी। इसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं पत्नी और बच्चों की परवरिश के लिए सम्मानजनक उचित मुआवजा जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग की गई है। वो जहाँ से निकले गाड़ी घुमा है, करने का बेटा मेरा पैर में बेस बैट मारा, बुलेट मेरा पर लात चलाने लग गया दूसरा सा, बुलेट मेरा ऊपर गिर गया सर, बुलेट मेरा ऊपर गिर गया। उसके बाद ये लोग गोलू को मारने लग गए। करमे का बेटा रोहित और आनंद सिंह मसीह ये लोग मारने लग गए। और तब तक में उनकी दीदी आई जो हम लोग से छुड़ाई, और वहाँ कोई छुड़ाने वाला नहीं था। ये लोग बहुत ज़्यादा मारे थे, बेस बैट से, हॉकी से, स्टिक से, और ये लोग हम लोग को पिस्टल का भी दिखाएं, अगर तुम लोग ज़्यादा बोलेगा तुम लोग मुंह में सामान डाले गोली मार दें। करमे सिंह का बेटा। झगड़ा क्या था? झगड़ा सर पार्किंग को लेकर, जो लोग चेचिस लगती है वहाँ से हम लोग कार लेके जा रहे थे और ये लोग रोड में गाड़ी लगाए हैं। हम लोग साइड करने बोले, बस वही से भगजक हुई है। 2 बजे तकरीबन भगजुक हुई है और हम लोग को पता नहीं था कि इतना बड़ा बात झगड़ा में बदल जाएगा। ये लोग वहाँ आया और ये लोग 15-20 जन हम लोग को मारना चालू कर। ये जो विवाद जो पार्किंग के लिए हुआ, मतलब गाड़ी खड़ा करने के कितना बजे हुआ था? हम लोग पार हो रहे थे, लोग रोड में गाड़ी लगाया हुआ था। उसी समय ही शुरू हुआ? उस समय बातचीत हुआ, वैसा हुआ तो हम लोग चले गए। हम लोग अपना काम चल, हम लोग वापस आए, हम अपना घर से निकले गोलू को घर छोड़ने के लिए बाइक से। जैसे बाइक निकलने लगे तब तो लोग 15-20 किलोमीटर का लड़का। शुरुआत में झगड़ा कितना बजे हुआ था? 2-2:30 बजे। और फिर दोबारा जो हुआ, जो उस समय झगड़ा नहीं हुआ 2-2:30 बजे से, उस समय बहस हुआ था। उसके बाद जब हम लोग घर आए, गोलू को लेके हम वापस घर छोड़ने जा रहे थे, हम अपना बुलेट लेके निकले हैं। कितना बजे? वही 8 बजे, 8:20 में सर, 8:20 के टाइम। कहाँ पर चोट लगा था उसको? उसका सर गर्दन में चोट लगा था, छाती में बेस बैट मारा था लोग और पीठ में मारा था सर। उसके बाद आप लोग थाना आए थे? पैर में मारा है। उसके बाद आप लोग थाना आए थे? जी, उसके बाद हम लोग थाना आए। नहीं, हमको थाना ले आया था सर वहाँ से, जीप में बैठा के। वो लोग झूठा मूठा हम लोग को मारा भी और ऊपर से बोल रहा था कि ये लोग फायरिंग किया। तो हम वहाँ बोले, हम सर हम आप लोग के सामने हैं, हम लोग तो मार खाए हैं, अगर हम लोग पास से कोई सामान बरामद है तो हम लोग को बताइए। हम लोग तो 2 जन है, ये लोग 20 जन, लेकिन वो लोग कोई पकड़ा नहीं, मेरे को बैठा के लेके आ गया। गोलू को ही लेके आए थे? गोलू का हालत बहुत गंभीर था, उसको एमजीएम लेके गया था। उसके बाद हम लोग थाना लाए हैं, तो एमजीएम में दवा वगैरह दिया गया था। सुबह बोला सिटी स्कैन, वहाँ बेड नहीं था एमजीएम में। उसके बाद हम यहाँ से थाना से टिनप्लेट लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में जाते जाते उनका देते हुए। जैसा एक आपका यहाँ कालू बागान है, वहाँ एक इंचार्ज है, दबंग है, टाटा मोटर्स की जो गाड़ियाँ निकलती है उसको लेकर के इधर उधर जाते हैं। तो वो वहाँ एक जो गाड़ियाँ लगती हैं उनमें ड्राइवरों का एक समूह है, उन्हीं लोगों ने हमला कर दिया एक निर्दोष व्यक्ति पर ड्रिंक करके, और मैंने खा पी करके वहाँ अड्डाबाजी के बाद में उनके घर पर हमला कर किया गया। और एक निर्दोष व्यक्ति जिनके भाई की कुछ दिनों पहले करंट लगने से मौत हो गई थी, उनकी भी मौत हो जाती है। पूरा परिवार असहाय हो जाता है। 3-4 महीने के बच्चे हैं उनके, अभी मैंने देखा उन लोगों को। तो उसी के सिलसिले में आज पूरे जो कालू बागान के लोग थे उसके विरोध में आज यहाँ जमा हुए थे। सिटी एसपी से सार्थक वार्ता हुई और उन्होंने आश्वस्त किया, कुछ लोगों को पकड़ करके भी लाए हैं और बताया कि जल्द से जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे और पीड़ित परिवार को किस तरह से मदद मिले उस पर सभी लोगों को, हम लोगों को भी लगना है, प्रशासन को भी लगना है। इसी
सर पूरा क्या मामला है सर, और क्या आप आश्वासन दिए, आगे क्या कार्रवाई होगी सर? ये देखिए, कल दो पक्षों के बीच में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट किया गया था, जिसमें जो घायल हुआ था गोलू, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो उसी में अभी प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो भी इस घटना को कारित किया है, जो भी लोग, उसकी गिरफ्तारी का निर्देश थाना को दिया। इस तरह पार्किंग को लेकर सुबह इन लोगों में कहासुनी हुआ था करीब 2-2:30 बजे के आसपास, उसी को लेकर शाम को फिर से सर कुछ अफवाह भी फैलाया गया कि पिस्टल लेके ना उन सब में कोई सच्चाई नहीं है। तो वो मतलब कवर करने के लिए इनके द्वारा बोला गया कि जो विक्की नाम का लड़का है वहाँ गोली चलाया, इसलिए ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में उसका सत्यापन किया गया तो वो सब झूठ निकला। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर मुसाबनी थाना में शांति समिति की बैठक हुई। राम जन्मभूमि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर मुसाबनी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। इस मौके पर मुसाबनी डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, सीओ विजय कुमार महतो, थाना प्रभारी अंचित कुमार, शांति समिति के सदस्य एवं क्षेत्र के लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर पदाधिकारी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की। आपसी भाईचारा को किसी तरह से भी ठेस न पहुंचे, इसको लेकर लोगों के बीच विचार विमर्श भी किया गया। मौके पर कई दिशा निर्देश भी दिए गए कि इस दिन किसी भी कमेटी द्वारा डीजे बजाना नहीं है, वहीं झांकी निकालने पर भी मनाही है। 22 जनवरी जो इतना बड़ा दिन के रूप में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है अयोध्या में, उस संदर्भ में किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़ा जाए, इस संदर्भ में सारे लोगों के साथ में एक बातचीत के तौर पर ये बैठक का आयोजन किया गया। सारे लोग शांतिपूर्वक अपना पूजा घरों में, मंदिरों में वे करें। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य या ऐसा गतिविधि जो कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने वाला होगा, तो वैसी स्थिति में जो भी पुलिस या प्रशासनिक कार्रवाई करनी होगी वो फिर की जाएगी। इस बैठक का मुख्य रूप से इसी थीम पर यह बैठक का आयोजन किया गया कि सारे लोग मिलजुल कर सामाजिक समरसता को बनाते हुए इसे एक त्यौहार के तौर पर सारे लोग मनाएं। झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर मरीन ड्राइव रोड स्थित महाराणा प्रताप चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से मौजूद राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसमें शामिल लोगों ने उनकी वीरता की गाथा को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लिया। सभी ने उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया। नीरज सिंह ने बताया कि महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक है। देशभक्ति की जो मिसाल महाराणा प्रताप ने कायम की है, वह आज के दौर में भी प्रासंगिक है। बता दें कि झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर शुक्रवार शाम को वीर महाराणा कार्यक्रम का आयोजन राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि सरयू राय, विधायक, पूर्वी विधानसभा तथा मुख्य वक्ता राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ उपस्थित रहेंगे। मौके पर अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, कविता परमार, शिव शंकर सिंह आदि उपस्थित थे। दीदी पे हम लोग सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी के मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण कर अपना श्रद्धांजलि व्यक्त किया। और हम लोग ये चाहते थे कि उन्होंने उनकी जो इस भारतवर्ष के लिए जो योगदान रहा है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है और उस योगदान को हम लोग याद करके आज उनके इस पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग आए हैं। और हमारे भारत के बहुत बड़े वक्ता कुलश्रेष्ठ जी भी आज उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त किया। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जैसे पुरुष भी इस महाराणा प्रताप जी को आज याद किया। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा इस महाराणा प्रताप जी के पुण्यतिथि को एक अपने जहन में भर लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। और इधर हल्दीपोखर में पिछले 3 दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जंगली बंदर ने काट लिया है। बंदर को पकड़ने के लिए वन विभाग कड़ी मशक्कत कर रहा है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी वन विभाग बंदर को पकड़ने में असफल है।
पोटका के हाथा हल्दी पोखर समेत कई इलाकों में जंगली बंदर अपना दहशत कायम कर चुका है, जिसके कारण उसे देखते ही लोग भागने लगे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों में जंगली बंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वहीं वन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद बंदर वन विभाग के पकड़ से दूर है। हाथा में 4 लोगों को फिर से शिकार बनाए जाने के बाद स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग द्वारा किशोर कुमार सोरेन के नेतृत्व में टीम पिंजरा जाल लेकर गंगाडीह पहुंची और उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। वन विभाग की टीम को देखकर बंदर आगे आगे तो वन विभाग की टीम पीछे पीछे लगभग 20 किलोमीटर दूर तक यही सिलसिला चलता रहा। इसके बावजूद वन विभाग के पास पर्याप्त साधन नहीं होने के अभाव में जंगली बंदर को पकड़ा नहीं जा सका। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि जंगली बंदर से अब डर लगने लगा है, क्योंकि ये चेहरे पर काट कर घायल कर रहा है। साहब हल्दी पोखर तरफ से बंदा तो इधर भाग के आया है, ऐसे सुनाई में हम लोग को दे रहा है कि हल्दी पोखर तरफ गंगा तरफ होते हुए गुड़बंगा होते हुए गंगाड़ में कुछ आदमी को काटा है। थोड़ा बहुत मालूम चल रहा है कि 10-11 आदमी को काटा है, लेकिन हम लोग खुद तो नहीं देखे हैं। जो बता रहा वो बता रहा था। वन विभाग का टीम आया है, घाटशिला से आया है, वो लोग नेट लाया है, उसको पिंजरा में रखने के लिए लाया हुआ है, लेकिन अभी तक और लोग सफल नहीं कर पाया है। बड़ामपुर तक आया है, उसके बाद बड़ामपुर का नदी से उस बार डुकुडियर जो पड़ता है ना, वो उस दिशा से तरफ भाग गया है। वहीं जमशेदपुर के बिष्णुपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम कमेटी का चुनाव अगले माह 8 फरवरी को होने वाला है, जिसे लेकर चुनाव पदाधिकारी नियुक्त करते हुए चुनाव की प्रक्रिया का आगाज हो गया है। प्रत्येक 3 वर्ष में मंदिर कमेटी का चुनाव किया जाता है। इस वर्ष 18 फरवरी को चुनाव और चुनाव का परिणाम संपन्न होगा, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य चुनाव संपन्न कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री MB सुब्रमण्यम को मुख्य चुनाव पदाधिकारी एवं सह पदाधिकारी रिटायर्ड बैंक ऑफिसर श्री T शशि जी को बनाया गया है। चुनाव की सबसे पहली प्रक्रिया 23 से 28 फरवरी तक वोटर लिस्ट जारी के साथ आरंभ होगी। वहीं 28 और 29 को नॉमिनेशन फॉर्म दी जाएगी, जिसको जमा करने की तिथि 1 और 2 फरवरी होगी। वहीं प्रत्याशियों का नाम 3 फरवरी को जारी होगा। 4 को नाम वापसी और 5 को स्कूटनी के फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं इस वर्ष 9 पदों के लिए 26 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके भाग्य का फैसला 18 को लगभग 2300 मतदाता करेंगे, जो काफी रोचक होगा। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर देश भर में उत्साह और उमंग का माहौल है, तो वहीं स्कूली बच्चों में प्रभु राम को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगी है। बच्चों की इन्हीं जिज्ञासा और उनके सवालों के जवाब को पूरा करने सरायकेला खरसावां जिला स्थित गम्हरिया के नवज्योति विद्या मंदिर स्कूल में प्रबंधन द्वारा एक नया प्रयास किया गया है। नवज्योति विद्या मंदिर में स्कूल परिसर में ही राम मंदिर राम दरबार है। यहाँ बच्चे हर दिन राम जी की आरती, भजन और मंत्र उच्चारण के बाद ही पढ़ाई शुरू करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बने और इसके उद्घाटन की सूचना के बाद से बच्चों में प्रभु श्री राम के बारे में जानने को लेकर काफी जिज्ञासा बढ़ रही है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन ने उनसे संबंधित जानकारियां, कहानी बताने की शुरुआत की है। यही नहीं, इस स्कूल के शिक्षक, बच्चे और उनके अभिभावक मंदिर समिति के लोगों के साथ मिलकर घर घर अक्षत के साथ निमंत्रण लेकर पहुंच रहे हैं और लोगों से 22 तारीख को घरों में दीपोत्सव करने की अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्कूल प्रबंधन ने ये पहल किया है कि स्कूल में अब रेगुलर कोर्स के अलावा संविधान की पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई भी कराई जा रही है। बच्चे युवा देश के भविष्य है। इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है रामलला की 22 जनवरी को, उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाए, जगह जगह पर अक्षत बांटा जाए और लोग उत्साह के साथ 22 जनवरी को मनाएं। उसी लिए हम लोग अपने स्कूल में भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हमने अपने बच्चों को 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक के पूरे प्रोग्राम का शेड्यूल बताया कि प्रतिदिन वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम होंगे। यहाँ तक कि 22 जनवरी को हमारे स्कूल में भी हम लोग बच्चों के द्वारा राम रक्षा स्तोत्रम पाठ करवा रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ये बच्चे खुद ही करेंगे। बीते दिन हुई बारिश ने मौसम का पारा और नीचे गिरा दिया है। अचानक से बढ़ी ठंड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है।
ऐसा ही हाल पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सारंडा में वर्षा व घने कोहरे के साथ साथ चल रही सर्द हवाओं की वजह से शहर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। तापमान में गिरावट अभी और दर्ज करने की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद अचानक बढ़ी ठंड से बचने के लिए लोग दिन में भी गर्म कपड़े और टोपी पहनकर इलेक्ट्रॉनिक हीटर या फिर अलाव जलाकर शरीर को सेकते नजर आ रहे हैं। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी यहाँ काफी कम है। लोगों को जंगल के घाटी क्षेत्र में वाहनों को चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड में सड़कों पर वाहनों का आवागमन कम हो गया है। लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोग घर में दुबक कर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं चक्रधरपुर के बंगाली एसोसिएशन के द्वारा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं शिविर के आयोजन को लेकर बंगाली एसोसिएशन के सचिव प्रदीप मुखर्जी ने बताया कि इस बार का रक्तदान शिविर कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए समर्पित होगा। इसलिए जो भी रक्तदाता इस पुण्य कार्य में रक्तदान कर लोगों की जान बचाने का कार्य करेंगे, उन्हें एसोसिएशन के द्वारा भेंट स्वरूप उन्हें सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हुए एक जैकेट उपहार स्वरूप दिया जाएगा। प्रदीप मुखर्जी ने सभी से रक्तदान शिविर में आकर इसे सफल बनाने की अपील की है। बंगाली एसोसिएशन के दुर्गाबाड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। कैंसर मरीजों लोग जो होते हैं, जो थैलेसेमिया का और सिकलसेमिया का जो पेशेंट है, इनको जो रेगुलर जो रक्त लगते रहता है, ये रेगुलर रक्त का कंट्रीब्यूशन में बाधा उत्पन्न हो जाती है जब ब्लड बैंक में रक्त नहीं होती है। अब ये गर्मी का समय आ रहा है जी, और आपको याद होगा कि कोरोना के समय में जो हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन किए थे, वो भी ऐसा ही नारा देके हम किए थे कि आप कैंसर मरीजों को रक्तदान करो। और उस समय हमको बहुत ये है, अपना शहर के प्रति गर्व है कि चक्रधरपुर वासियों ने बढ़ चढ़ के कोरोना के समय में आकर के रक्तदान किए इन पेशेंटों के लिए। तो इसीलिए हम इस बार नारा दिए हैं कि 23 जनवरी को जो हम लोग 1900 में शुरू किए थे, स्वामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो हम लोग निमुदा के नाम में उत्सर्ग करते हैं, स्वर्गीय के सरकार जो समाज सेवी थे, वो इस बार सिर्फ और सिर्फ कैंसर मरीजों के लिए लोग उत्सर्ग करें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।